नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। हमने अभी तक कैंडलस्टिक के पैटर्न्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब आज हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स हम ज़्यादा कोई डिस्कस नहीं करने वाले हैं। दो इंडिकेटर यूज करेंगे, जो कि मैं खुद एक यूज करता हूं, और एक इंडिकेटर जो कि पॉपुलरली मार्केट के अंदर यूज होता है। लोगों को उसके साथ पता नहीं काम करने में मजा आता होगा, तो हम उन दोनों इंडिकेटर्स को डिस्कस करेंगे। एक हमारा होता है MACD इंडिकेटर, जो कि मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन, ठीक है। दूसरा हमारा होगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI, पॉपुलर इंडिकेटर। जो लोग मार्केट के अंदर हैं, आप लोग जो पहले से काम कर रहे हैं, वो हो सकता है इसको यूज भी करते होंगे, लेकिन मैं अपनी पर्टिकुलर बताऊं तो मैं MACD यूज करता हूं। और MACD के अंदर भी मैं कोई वो सिग्नल लाइन यूज नहीं करता, मैं हिस्टोग्राम यूज करता हूं। आराम से कोई लाइन मेरे को दिख जाए और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने में आसानी होती है। इंडिकेटर का काम जो होता है, वो काम सिर्फ इतना ही होता है कि आपको इंडिकेट कर दे, एक रास्ता बता दे कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हो, मैं भी आपके साथ हूँ। क्योंकि प्राइस की कैलकुलेशन के साथ साथ वो इंडिकेटर पीछे की तरफ लेगिंग मूव होता है, तो वो एक एडिशनल कंफर्मेशन के लिए हम इंडिकेटर्स को देखते हैं। बाकी इंडिकेटर्स के ऊपर आप ट्रेड ले लेंगे और उसके ऊपर पैसा बना लेंगे, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। क्योंकि इंडिकेटर के अंदर जैसे कई बार क्या होता है, प्राइस तो ऊपर जा रहा होता है, इंडिकेटर आपका नीचे की तरफ आ रहा होता है, तो उसके अंदर क्या है कि डाइवर्जन क्रिएट होते हैं। डाइवर्जन पॉजिटिव डाइवर्जन होते हैं, नेगेटिव डाइवर्जन होते हैं। कई लोग नेगेटिव डाइवर्जन के ऊपर ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, बल्कि डाइवर्जन से ट्रेड नहीं होते, डाइवर्जन के ऊपर आपको सावधान रहना है। सबसे पहले आपको क्या इंडिकेट करेगा? सबसे पहले आपको प्राइस बताएगा कि उसके अंदर क्या हो रहा है, प्राइस आपको कंफर्म करेगा। फिर उसके अंदर लोगों का जो हौसला, जो पार्टिसिपेशन है, वो किस टाइप से हो रहा है, वो आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। फिर आपको एक एरिया मिलेगा, वो एरिया आपको आइडेंटिफाई करना है, उस एरिया के अंदर क्या हो रहा है। फिर आप इंडिकेटर को देखोगे कि इंडिकेटर भी वही सारी चीजें हमें इंडिकेट कर रहा है कि हम एक पर्टिकुलर ऐसे जोन के अंदर हैं जहाँ पे प्राइस भी स्टेबल, प्राइस के अंदर भी कुछ अलग मूवमेंट है, लोगों का पार्टिसिपेशन भी कुछ हो रहा है। तो ये एरियाज कौन से हैं? ये एरियाज हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस। वहीं पे जाके इंडिकेटर भी क्या होंगे, आपके ओवरबॉट हो जाएंगे, ओवरसोल्ड हो जाएंगे। वहीं पे जाके आप देखोगे कि प्राइस के अंदर अपसाइड या डाउन साइड मूवमेंट स्टार्ट होंगे। तो ये क्या एक एडिशनल कंफर्मेशन है जो हमें आपको इंडिकेटर्स को मिला के देखनी है, ठीक है ना। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग मत कर लेना जिंदगी में। मैं जो इसीलिए सिस्टम बता रहा हूँ, ये सबसे लास्ट में क्यों लिया है, इसीलिए लिया है। और आप लोग पहले भी बता सकता था ना। चलिए पहले चलते हैं अपने सिस्टम पर और वहां पे समझते हैं इंडिकेटर्स। समझने वाली इसमें कोई बात नहीं है, मैं आपको कैलकुलेशन नहीं समझाने वाला, ये नाम बता देता हूँ। MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन एंड RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि प्राइस की स्ट्रेंथ को बताते हैं कि प्राइस किस मोमेंट में है, ताकतवर है या नहीं है। वैसे ट्रेंड के इंडिकेटर भी होते हैं। ट्रेंड का इंडिकेटर, ये दोनों क्या हो गए, ये प्राइस के लैगिंग इंडिकेटर्स है। ट्रेंड का इंडिकेटर होता है ADX, ठीक है ना, एवरेज डायरेक्शनल मोमेंट वगैरह कुछ बोलते हैं इसको, प्लस DMI माइनस DMI करके कैलकुलेट किया जाता है। और जब ये ADX की लाइन 25 से ऊपर की होती है, तो हम उस ट्रेंड को एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर ले लेते हैं, जो भी ट्रेंड वो दिखा रहा होता है। ADX लाइन जब 25 से ऊपर की होती है, ठीक है। एक हमारे जो इंडिकेटर के रूप में काम लेते हैं अपन, पिवोट्स होते हैं, उनको अलग ही ड्रॉ करना पड़ता है पिवोट पॉइंट को। पिवोट पॉइंट क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, ये लैगिंग नहीं होते, है ना, ये लीडिंग होते हैं। आपने कोई प्राइस देखी, उसकी कैलकुलेशन निकाली और उनको प्लॉट किया, तो ये आपको दिखाएंगे कि जो प्राइस 100 रुपए पे है, उसको 105 रुपए पे जाके रेजिस्टेंस मिल सकता है, 110 रुपए पे जाके रेजिस्टेंस मिल सकता है। जो प्राइस 100 रुपए है, वो उसको 95 रुपीज के ऊपर आपको सपोर्ट मिल सकता है, उसको 90 रुपीज के ऊपर सपोर्ट मिल सकता है। वो हम कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, जो प्राइस हमारा क्लोजिंग हुआ है, जो कैंडल हमने देखा है, उस कैंडल के हाई, लो और क्लोज को डिवाइडेड बाय 3 करके निकाला जाता है। पिवट्स पॉइंट बोलते हैं उनको। वो पिवट्स पॉइंट निकलते हैं, फिर उनके रेजिस्टेंस निकाले जाते हैं।
2 मल्टीप्लाई पीवट्स को अपन यदि कर देंगे और उसके ऊपर से हाई निकाल लेंगे तो हमें क्या पहला सपोर्ट मिल जाएगा। इसी को अपोजिट कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई पीवट्स के अंदर आप लो को निकाल देंगे तो आपको हाई मिल जाएगा जो कि आपका रेजिस्टेंस होगा। ये फॉर्मूलाज है, लेकिन आपको फॉर्मूला सीखने की कोई जरूरत नहीं। सारा का सारा आप जब भी आप अपने सिस्टम के अंदर जाते हैं, मान लीजिए ये मेरे चार्ट्स हैं, इसके अंदर आप देख रहे हैं पीवट्स मैंने नहीं लगा रखे, लगा के दिखाता हूँ आपको। देखिए कंट्रोल जी, ये देखिए ये पीवट्स आ गए ना। ये पीवट्स की कैलकुलेशन कैसे आई? ये पीवट है 17,420, S1 17,198 200 रुपये, 17,070। तो ये क्या है? ये सपोर्ट से ही रहता है, ये सपोर्ट से ही रहता है। यहाँ पे सपोर्ट था, ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, पीवट से नीचे की तरफ। ये हमारे क्या रेजिस्टेंस है R1 R2। तो इन चीज़ों को हमें देखा जाता है। जो मूविंग एवरेज है उसका बात हम बाद में करेंगे, अभी हम इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिकेटर का जैसे मैंने MACD के बारे में बात की, तो ये मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन का खेल होता है। इसके अंदर आपके सिग्नल लाइन चलती है, लेकिन जो मैं यूज करता हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं MACD हिस्टोग्राम, यहाँ पे क्या एक्सपोनेंशियल 12 है, एक्सपोनेंशियल 26 और एक्सपोनेंशियल 9 सिग्नल लाइन। इन तरह के मूविंग एवरेज के जो भी डाइवर्जन से होते हैं, सिग्नल लाइन उनको क्रॉस करती है, उनके अंदर जो डिफरेंस होता है, सिग्नल लाइन जब क्रॉस करती है तो आपको क्या है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेट मिलता है। मान लीजिए ये क्या है, ये जो सेंटर की लाइन दे रखी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जीरो की लाइन है ना। इस जीरो की लाइन से ऊपर की तरफ क्या होता है, हमारा इंडिकेट करता है कि हमारी सिग्नल लाइन है ना, जो मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस कर लिया और हमें एक बाय का सिग्नल जनरेट हुआ। यहाँ पे हमें क्या हुआ है, एक बाय का सिग्नल जनरेट हुआ है। जब ये जीरो लाइन से नीचे की तरफ आ जाती है तो हमारा क्या होता है, एक सेल सिग्नल जनरेट होता है। जब ये जीरो लाइन से ऊपर की तरफ आ जाती है तो हमारा क्या होता है, बाय सिग्नल जनरेट होता है। यहाँ पे हमारा बाय सिग्नल जनरेट हुआ, फिर हम ऊपर की तरफ गए, फिर ये हमारा क्या नीचे की तरफ आ गया, तो यह हमारे क्या हुआ, एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ, हम नीचे की तरफ आए। फिर ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हुआ बट प्राइस वापस नीचे की तरफ आ गया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक सेल सिग्नल जनरेट हो गया, प्राइस थोड़ा ऊपर गया, फिर इस नीचे की तरफ डिप लगाया, फिर हमारा यहाँ पे क्या हुआ, एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ। तो सिर्फ इतना सा ही देखना है, और बाकी इसको कैसे प्राइस के साथ कैसे जोड़ के देखना वो एक मैं बाद में बताऊंगा। सिर्फ आपको इतना सा ही देखना है। अब इसको मैं देखने का तरीका बताऊं। अब मान लीजिए ये कोई एक चार्ट है, मुझे नहीं पता, ये 15 मिनट का चार्ट है ठीक है ना। अब ये कैंडल देखिए, ये वाली भी कैंडल देख लीजिए, ये वाली कैंडल देख लीजिए, ये वाली कैंडल देख लीजिए, ये वाली कैंडल देखिए, ये 4 कैंडल देख लीजिए। इसके पीछे क्या आ रहा था, एक डाउन ट्रेंड आ रहा था ना, डाउन ट्रेंड आ रहा था, बट हमारा जो MACD हिस्टोग्राम है वो क्या था, वो जीरो लाइन को ऊपर की तरफ नीचे की तरफ काम कर रहा था। लेकिन जैसे ये कैंडल बनी, ये वाली कैंडल, तो ये वापस ऊपर की तरफ आ गया, और यहाँ बनते ही हमारे क्या हुआ, तो यहाँ हमारा यहाँ पे MACD भी जीरो के ऊपर काम कर रहा है, यहाँ पे हमारी कैंडल की फॉर्मेशन भी ठीक हो गई, और हमारा जो यहाँ पे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन हुआ है वो भी एक अच्छा खासा पार्टिसिपेशन यहाँ पे इस कैंडल के अंदर हुआ है। ठीक है ना। इस कैंडल के अंदर हमने भाव नीचे की तरफ काटा लेकिन वॉल्यूम नहीं थे, तो जैसे ये ऊपर की तरफ कटा हमारा एक बाय सिग्नल जनरेट हो गया। तो इस तरह से हमें सिर्फ इंडिकेटर को इतना ही देखना है, भाई हमारा इंडिकेटर जो हम सोच रहे हैं वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये मान लीजिए यहाँ पे जीरो लाइन के नीचे आ गया। अब यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पे थोड़े से हल्के से वॉल्यूम बढ़े, प्रीवियस तुलना में यहाँ पे वॉल्यूम थोड़े बढ़े, फिर यहाँ पे बढ़े, फिर यहाँ बढ़े, फिर यहाँ बढ़े, और हमारा इंडिकेटर भी क्या था, जीरो लाइन से नीचे था। अब यहाँ पे वॉल्यूम ठीक ठाक आ गया इन सारी कैंडलों से, तो ये हमारा क्या हो गया, एक सेल सिग्नल यहाँ पे जनरेट हो गया। कंफर्मेशन कैसे हुआ, कैंडल ने भी कर दिया, हालांकि यहाँ पे एक सपोर्ट है, वो 200 का सपोर्ट भी आ रहा है, लेकिन इसको भी ब्रेक कर दिया। तो आप यदि सिर्फ कैंडल पे ही काम करते रहते हैं तो आपको क्या मिला, इंडिकेटर का कंफर्मेशन मिला, प्लस कैंडल का कंफर्मेशन मिला, प्लस वॉल्यूम का कंफर्मेशन मिला, और ये कैंडल के अंदर आपको ये सपोर्ट ब्रेक हुआ उसका कंफर्मेशन मिला। और उसके बाद में आप देख लीजिए, मान लीजिए इसी कैंडल को मैं ले लूँ, इसी में नीचे की तरफ ही हम काम कर रहे हैं, सपोर्ट भी हमारा टूट चुका है, कैंडल वगैरह हमारी कंफर्म है, वॉल्यूम्स हमारे यहाँ पे कंफर्म हो चुके हैं, बढ़ के आए थे सारे के सारे, और जो ये कैंडल बनी थी ये सारी की सारी फेल हो गई, क्योंकि इसके अंदर जो वॉल्यूम आए थे वो सारे के सारे यहाँ पे इस कैंडल के नीचे की तरफ ट्रैप हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें हमारे क्या दिखाती है कि हमें यहाँ पे एक सेल का ट्रेड जनरेट करना है, सिर्फ इतना ही हमें यहाँ पे देखना होता है। जब और फिर वहां से हम वन वे नीचे की तरफ आ रहे हैं, अभी तक भी चल रहा है, अब आज हो सकता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कुछ हो सकता है। तो इस तरह से हमें
MACD हिस्टोग्राम लगा रहे हैं तो हिस्टोग्राम के अंदर तो मैं सीधा देखता हूँ कि भाई जीरो लाइन से ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं, जहां पे मेरी बाइंग आ रही। सबसे पहले मैं प्राइस देखता हूँ, फिर वॉल्यूम्स देखता हूँ, फिर मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस को चेक करता हूँ। वो सारी मार्किंग करने के पश्चात यदि मेरा बाई सिग्नल जनरेट हो रहा है तो फिर मैं नीचे इंडिकेटर पे जाता हूँ। इंडिकेटर पे जाके देखता हूँ कि अच्छा इंडिकेटर भी ठीक शो कर रहा है, यानी स्ट्रेंथ है। जनरली लोग क्या होते हैं कि इंडिकेटर को फॉलो करते हैं, वो पहले इंडिकेटर को देखते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आप पब्लिक भी अभी साथ है और अपन अपनी एक सही लोकेशन के ऊपर काम करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो भाव को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो भाव को आपको वरीयता आपको हमेशा भाव को देनी है, इंडिकेटर को नहीं देनी। तो ये आपका हो गया हिस्टोग्राम। अब इसी प्रकार मैं आपको प्लॉट कर देता हूँ एक एड स्टडी करके RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहाँ गया हमारा, ये रहा। ऑल टाइम फ्रेम पैरामीटर, सिग्नल लाइन को मैं 0 कर देता हूँ। 14 पीरियड का हम RSI यूज करते हैं। ओवरबोट जोन होता है हमारा 70 का, ओवरशॉट जोन होता है हमारा 30 का, ठीक है। इसको ऐड कर दिया जाए। ये हमारी क्या होगी, एक RSI लाइन होगी। RSI लाइन, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की क्या होती है, एक वैल्यू होती है। इसके अंदर 0 से 100 तक की वैल्यू होती है, जिसके अंदर जो 30 वाला लेवल होता है और जो 70 वाला लेवल होता है वो बाय डिफॉल्ट अपन ओवरबोट और आउटशॉट जोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा कैसे देख लेते हैं। ये तो MACD के अंदर हमें क्या ध्यान देखना है, अबव जीरो लाइन, अबव जीरो लाइन, ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, हमें बाई सिग्नल जनरेट कर रहा है, बाई सिग्नल जनरेट कर रहा है, ठीक है। और इसी को हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर क्या हुआ, बिलो जीरो लाइन, बिलो जीरो लाइन, ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, सेल सिग्नल जनरेट कर रहा है। सिंपल, कैलकुलेशन में मत जाना, इसकी जगह आप कैलकुलेशन में बिल्कुल भी मत जाना। और RSI है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, RSI की जो वैल्यू होते हैं मैंने आपको बता दी, 0 से 100 तक होती है RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसकी जो वैल्यू होती है 0 to 100, ठीक है ना। अब ये जो ओवरबोट होगा, ये RSI ओवरबोट शो करेगा आपको कहाँ पे, 70 से ऊपर की तरफ। और जो ओवरशॉट जोन आपको इसके अंदर शो होगा वो कहाँ पे होगा, बिलो 30 या 30 के आसपास, बिलो 30 या 30 के आसपास। तो RSI के अंदर 0 से 100 की वैल्यू ओवरबोट, यानी जैसे ये 70 के आसपास पहुंच जाए और आप किसी पोजीशन के अंदर, तो अब आपको वहां पे सावधान रहना है, पोजीशन काटनी नहीं है, सावधान रहना है। यदि भाव वहां से आपको घूमता हुआ दिखे, प्राइस आपको घूमता हुआ दिखे, वॉल्यूम्स आपको शो करें कि यहाँ से प्राइस घूम सकता है, तब आपको उसके अंदर एक्शन लेना है। 30 के आसपास आ जाए तो अब आपको यहाँ पे बाय नहीं करना है, ऐसा नहीं RSI 30 पे आके जाके बाय कर लो, नहीं, बाय नहीं करना। अब यहाँ से भी प्राइस आपको सबसे पहले कंफर्म करेगा ना, प्राइस घूम रहा है, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, सपोर्ट के ऊपर हम कोई चीज बाय कर रहे हैं, RSI भी हमारा वहीं आ रहा है, MACD भी हमारा वहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसको बाय करने की सोचेंगे, क्योंकि नजदीक से नजदीक हमें स्टॉप लॉस को हमें कम करना है, रिस्क को हमें कम करना है, रिवार्ड को हमारे ज्यादा बढ़ाना है। इसकी कैलकुलेशन में मत जाइए, कैसे कैलकुलेट करता है क्या नहीं करता, सब सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है, फ्री टूल्स के अंदर अवेलेबल है। जो फ्री की चीजें होती हैं उनकी वैल्यू ज्यादा लोग करते नहीं है, और अच्छे टूल्स हैं, ये क्या अच्छे टूल्स है, MACD और RSI दोनों ही अच्छे टूल है, आप इनको समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा मैंने क्या बताया, ट्रेंड को आपको देखना है, ADX की वैल्यू तो 0 to 40 तो होती है 40 के, लेकिन ADX के आप जाके देखेंगे, मैं यूज नहीं करता। ADX क्या होता है, अबव 25, अबव 25 यदि ADX होता है तो वो आपको स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड को शो करता है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को शो करता है। आप ये मान लीजिए, अब ट्रेंड क्या है, वो चाहे तो अप भी हो सकता है और वो चाहे तो डाउन भी हो सकता है, अप ट्रेंड भी हो सकता है और डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, ट्रेंड कोई सा भी हो सकता है। ADX वैल्यू आपको ये दिखाएगी कि उस ट्रेंड के अंदर स्ट्रॉन्गनेस कैसी है। ये हम वैसे देखते नहीं है ज्यादातर, जनरली क्या होता है, जब रेजिस्टेंस या सपोर्ट के आसपास आते हैं तो वहां से ट्रेंड घूमता है, वो ट्रेंड घूम के जब ADX लाइन 25 तक आती है तब तक हम देखते हैं कि अभी ट्रेंड के अंदर मूवमेंट नहीं है, फिर उसके बाद में ऊपर की तरफ चलता है। तो हम तो कैंडल बाय कैंडल चलने वाले आदमी हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा मैं वैरियता नहीं देता। आप देखना चाहें और पढ़ना चाहें तो वैसे जानकारी सारी अवेलेबल है और इसको पढ़ सकते हैं। पिवट्स पॉइंट क्या होता है, पिवट्स पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। पिवट्स के अंदर क्या होता है आपके, पिवट पॉइंट,
इसके अंदर जो प्रीवियस कैंडल बनती है, जो कैंडल आपकी बनती है ना, ये मान लीजिए, ये आपको कैंडल बना के दिखाना पड़ेगा, ये कैंडल बनी, ठीक है, कलर गया थोड़ा इसको, अरे गड़बड़, वापस सॉलिड कलर, ये लीजिए, ये आपकी कैंडल बनी, ये कैंडल का आपका एक हाई हुआ, ये कैंडल का आपका लो हुआ, सब जानते हैं आप तो, अब स्मार्ट हो चुके हैं, तो इसलिए फटाफट लिख देता हूँ, ये ओपन, ये क्लोज। पिवट्स मैं खुद यूज करता हूँ, बहुत अच्छा टूल है। और ये आपका हो गया हाई, लेकिन ये सारे में क्या चार्ट पे ड्रॉ करके नहीं रखता, मेरे दिमाग के अंदर चलते रहते हैं वो। मान लीजिए ये ओपन, हाई और लो, क्लोज, ये कोई कैंडल हुई। पिवट्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पिवट को निकालने का सीधा फॉर्मूला क्या है, जो इसका हाई, लो और क्लोज है, जो इसका हाई प्लस लो प्लस क्लोज, क्लोज, इन सबको हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय कर देंगे 3 से, और हमारा पिवट पॉइंट आ जाएगा। ये भी सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट थ्योरी है, आपको लगाने की समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस कैंडल के ऊपर जो हाई, हाई यानी जहां से वापस बाजार के अंदर रिट्रेसमेंट आया, लो यानी जहां से बाजार ने वापस भाव ने ऊपर की तरफ खींचा, और क्लोजिंग कहाँ पे बायर और सेलर उस बाय को क्लोज कराने में कामयाब हुए। तो इन तीनों का जब एवरेज निकालते हैं तो हमें क्या एक इक्विलिब्रियम, एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग प्राइस मिलता है, जो कि एज ए नेक्स्ट डे आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अच्छा काम करता है। यदि उस इक्विलिब्रियम प्राइस के हम ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहे हैं, नीचे की तरफ ट्रेड कर रहे हैं, तो उससे हमें क्या कि अच्छे सिग्नल्स जनरेट होते हैं। वहां पे जब हम अपनी जो स्टडी हमने अभी तक की उसको अप्लाई करते हैं तो हमें एक बेटर डिसीजन बनाने में मदद मिलती है, ठीक है ना। ये मैंने आपको चार्ट के ऊपर आपको सारे समझाई दिए, ये देख लीजिए। ये मैंने पिवट्स तो आपको बता दिए कैसे कैलकुलेट होते हैं, इस टाइप से लगते हुए। अब आपके पास हो सकता है किसी दूसरे ब्रोकर का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको इस तरह से नहीं दिखाई देंगे, अलग टाइप से दिखाई देंगे। ये मैंने पिवट्स दिखा दी, ये मैंने आपको वो दिखा दिया MACD। और हाँ, इसको देख लेते हैं। अब MACD में हमारा और जो RSI उसको देख लेते हैं। ये RSI की जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं आप, ये डॉटेड लाइन और ये डॉटेड लाइन, ये ऊपर वाली लाइन 70 की है, आप यहाँ पे देख लीजिए, इसके अंदर 70 और यहाँ पे 30, यानी ये ओवरबॉट जोन है, ये ओवरसोल्ड जोन है। जब जब बाजार ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन की तरफ जाता है, तब तब ओवरबॉट से ओवरसोल्ड की तरफ जाता है, ओवरसोल्ड से ओवरबॉट की तरफ जाता है। मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ था, ये यहाँ पे ओवरसोल्ड हो गया था ना, यहाँ पे बिल्कुल हो गया था। अब क्या करें, तो यहाँ पे बाय कर लें क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? हमारा एक सपोर्ट आ रहा है 200 का, प्लस हमने कैंडल अच्छी बनाई है, प्लस हमने वॉल्यूम अच्छे बनाए हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमारा हिस्टोग्राम हमें क्या कह रहा है, यहाँ पे हिस्टोग्राम और इसमें दोनों में फर्क आ गया ना। अब आप RSI को देखोगे तो ये क्या करेगा, आपको ऊपर की तरफ ले जाएगा। आप हिस्टोग्राम को यहाँ पे देखोगे तो हिस्टोग्राम यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस तो ऊपर की तरफ जा रहा है, हिस्टोग्राम नीचे की तरफ टूटता हुआ आ रहा है। तो ये प्राइस के अंदर और हिस्टोग्राम में तो हो गए डाइवर्जेंस क्रिएट, हो गए ना। लेकिन RSI ने क्या किया, RSI वापस ऊपर की तरफ गया। अब हिस्टोग्राम हमारा देखें तो हिस्टोग्राम के अनुसार तो आपको इस कैंडल के अंदर ट्रेड मिला, RSI के अनुसार आपको यहाँ पे इस फर्स्ट कैंडल में ट्रेड मिला, और हमारे अकॉर्डिंग कहाँ मिला, हमारे अकॉर्डिंग भी आपको यही मिला। फर्स्ट कैंडल कंप्लीट होगी, तभी तो हमें पता चला सपोर्ट के ऊपर वॉल्यूम के साथ एक अच्छी कैंडल कंप्लीट हो गई। तो इसलिए कहता हूँ इंडिकेटर के ऊपर नहीं चलना है, इंडिकेटर आपको इंडिकेट्स करते हैं। अब ठीक है, मैं हिस्टोग्राम के ऊपर रहूंगा तो हो गए मेरे काम। तो जब मुझे पता है लोगों ने अच्छा खासा पार्टिसिपेशन किया है, भाव को ऊपर लेके गए हैं, तो मुझे टेंशन किस चीज की, ठीक है ना। अभी हिस्टोग्राम में नहीं, यहाँ पे मान ली हिस्टोग्राम से मैं बाय करता तो मेरी तो कोई जर्नी थी नहीं यहाँ पे, फिर तो मैं बैठा रह जाता। तो इसलिए मुझे क्या करना है कि मुझे प्राइस को पहले वरीयता देनी है, फिर लोगों को वरीयता देनी है, फिर उसके बाद में इसको देनी है, किसी सपोर्ट को वरीयता देनी है। कैंडल मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, वो मेरे को सबसे पहले बता देता है कि मेरे अंदर क्या मोमेंट होने वाला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिस्टोग्राम वापस जीरो लाइन के नीचे आ गया इस कैंडल के अंदर। अब यहाँ पे आप देखोगे तो RSI कहाँ आ गया, RSI इस कैंडल के अंदर लगभग 43 के आसपास ट्रेड कर रहा है ना। अब 43 यानी अब RSI को मैं देखूं तो RSI तो अब 30 के आसपास है, यानी ज्यादा इसके अंदर डेप्थ बची नहीं हो। मैं भी देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये है। अब RSI ने यहाँ पे ये देखिए, ये पॉइंट, ये कैंडल का क्लोजिंग है आपके 17,784, और यहाँ तक
इस कैंडल तक ये 30 ही रहा है। 17,784 से लेके इसने लो बना दिया है 17,429, यानी 500 पॉइंट भाव नीचे की तरफ टूट गया। RSI आपका अंडर 30 यानी कि ओवर सोल्ड जोन में पड़ा रहा। तो अब ये तो इंडिकेटर ने हालत खराब कर दी। अब यहाँ पे हिस्टोग्राम जीत गया जहाँ पे ये RSI हमें कह रहा है बाइंग जोन के अंदर आ गए, हिस्टोग्राम हमारा क्या कह रहा है, हम सेलिंग जोन में आ गए समझ गए ना। तो इसके अंदर क्या रेस लगी हुई है, कभी हिस्टोग्राम कहेगा मैं जीत रहा हूँ, कभी RSI कहेगा मैं जीत रहा हूँ। तो इनको सिर्फ एज ए इंडिकेटर यूज करना है, प्राइस को आपको वरीयता देनी है। आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि ये इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हिस्टोग्राम ही तो जीता था, ये नीचे की तरफ था, ये वापस यहाँ पे ऊपर आया, तो यहाँ पे आपको इसने बाय करवाया या जो भी पोजीशन आपने शॉर्ट किया उसको सेल करवाया, सॉरी कवर करवाया। अब यहाँ पे जब ये हिस्टोग्राम जीत के यहाँ पे 0 के ऊपर आ गया, तभी आपके क्या हुआ, इसने RSI ने भी यहाँ पे कंफर्म दिया इस कैंडल के साथ। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये लोकेशन देगी, ये लोकेशन के अंदर हिस्टोग्राम और RSI दोनों एक साथ कंफर्मेशन दे रहे हैं, दोनों एक साथ कंफर्मेशन भी दे रहे हैं। और प्लस हमारा ये एरिया कौन सा आ गया, यानी यहाँ पे कोई ना कोई सपोर्ट आपको दिख रहा है। प्रीवियस यदि हम जाके यदि सपोर्ट को चेक करेंगे तो ये देख लीजिए, मैं तो इसको लो मार्क कर देता हूँ। पहले एक बार आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ। ये मान लीजिए ये यू हो गया, नो सॉरी, ये देखिए ये लो मार्क कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये सपोर्ट था, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ से प्राइस ऊपर गया और यहाँ से यहाँ ऊपर गया। यानी ये जो आपको सपोर्ट लाइन दिख रही है, यहाँ से पहले सपोर्ट भी मिल गया, हिस्टोग्राम भी मेरा कंफर्म कर रहा है, मेरा RSI भी ओवरसोल्ड जोन से नीचे से ओवरबॉट की तरफ बढ़ेगा। अब हम ऊपर की तरफ गए, अब यहाँ पे हमारा RSI बढ़ गया, ओवरबॉट हो गया, हिस्टोग्राम भी 0 हो गया। अब ये दोनों बराबर चल रहे हैं। अब RSI यहाँ पे आगे ओवरसोल्ड हो गया, लेकिन प्राइस तो अभी तक नीचे ही जा रहा है ना। तो RSI अब ये वापस कहाँ तक जा सकता है, ये सारी चीजें हम एडवांस के अंदर समझेंगे। अभी इन इंडिकेटर्स का यूज आपके सिर्फ इतना ही था, आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराना था। आप ये दिन के ये इंडिकेटर्स काम कैसे करते हैं, डेली चार्ट के ऊपर दिखा देता हूं मैं आपको। ये हमारा क्या बना, डोजी बना ना, ये हमारा फिर बना, गैप से ओपन हुए, फिर ऊपर की तरफ गए, तो एक हमारा क्या हो गया, यहाँ तक 50% काट गया, पियर्सिंग पैटर्न कंफर्म हो गया ना। 4 कैंडल को मिलाएंगे, इसके अंदर हमारे वॉल्यूम ठीक ठाक थे ना पीछे की तुलना में, वॉल्यूम इसमें ठीक थे, फिर इसमें भी ठीक थे, इसमें भी ठीक थे, इसमें भी ठीक थे। अब ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे एक बॉटम कंफर्म हो रहा है, लेकिन अभी हमारा हिस्टोग्राम क्या कर रहा है, हिस्टोग्राम तो नीचे ही पड़ा है। बट RSI देखो आप, इसी कैंडल के अंदर RSI की वैल्यू आ रही है 28, ओवरसोल्ड जोन के अंदर रिवर्सल कैंडल बन रही है। हिस्टोग्राम ने हमें कंफर्म कहा गया, यहाँ पे हिस्टोग्राम ने यहाँ कंफर्म किया, तब तक RSI कितना आ गया, 50 के आसपास आ गया, 47 के आसपास। लेकिन प्राइस ने हमें यही कंफर्म कर दिया, जैसे ही इसका ओपन की तरफ ऊपर की तरफ घटा, हम तो यहाँ लो लगा के बैठ गए, यानी हमारी एंट्री तो यही हो गई 14,450 पे। उससे पहले क्लोजिंग पे भी लेने वाले हम तो, लेकिन फिर भी मान लीजिए आपने यहाँ 14,450 पे भी लिया। अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर आपको एंट्री कहाँ मिली, यहाँ पे 757, नहीं एक मिनट, 450 और हाँ ये अकॉर्डिंग टू हिस्टोग्राम आपकी एंट्री हुई यहाँ पे, या फिर हाँ इसी को मान लेते हैं 800, 400 पॉइंट ऊपर। तो इंडिकेटर के बेस पे आप बैठे रहे और आपने प्राइस को नहीं समझा, तो आपको 400 पॉइंट का मूवमेंट तो जा चुका। अब 400 पॉइंट का मूवमेंट तो आपका इंडिकेटर के बेस पे गया है, तो यहाँ पे आपका लो क्या था, यहाँ पे लो था आपका 191, 200 रुपए, 400 का आपका एंट्री, 200 रुपए का स्टॉप लॉस था, 400। यानी जहां पे आपको निकलना है वहां पे तो आपको इंडिकेटर एंट्री करवा रहा है। 1:2 जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है आपका, उसको तो आपको एंट्री करवा रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये क्या हुआ, ये तो ओवरबॉट जोन के अंदर आ गया, RSI ओवरबॉट के अंदर है, हिस्टोग्राम 0 से ऊपर है, यानी ये तो तेजी का संकेत ही दे रहा है हमें। अब यहाँ पे हमें तेजी का संकेत है, अब क्या ओवरबॉट के अंदर रह जाएगा ये, बिल्कुल रह सकता है। तो अब हमें यहाँ पे देखेंगे कि 200 का एक रेजिस्टेंस था, हमने यहाँ पे क्या काम करवाया, फिर हम काम को ऊपर खींच के ले गए। तो ये आगे की सारी स्टडियां हैं, उसको हम और डिटेल के अंदर करेंगे। फिर इनको जब कंबाइन करेंगे तो आपको चार्ट देखते ही पता लगने लग जाएगा अब इसके अंदर नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या मूवमेंट बनने वाला है ना। तो ये हमारे हुए इंडिकेटर्स पार्ट, जिसके अंदर हमने चर्चा कर ली, और आपको चार्ट के ऊपर भी मैंने सारे इसीलिए दिखाए हैं ताकि आपको ये समझ में आए।
और तो MACD RSI IDX पीरियड्स फंड हम यूज करते हैं, वो सारे सारे मैंने आपको बता दिए। तो अब जो आपको 5 चार्ट आपके काम के लिए दे रखे हैं उन चार्ट्स के ऊपर जाइए, इनको प्लॉट कीजिए, जो जो एरिया आपने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, ट्रेंड वगैरह आपने सब मार्क कर रखे होंगे, एरिया आपने आइडेंटिफाई कर रखे होंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने लगा रखे होंगे। जैसे आप इंडिकेटर मार्क करेंगे उसको आपस में मैच कराइए, फिर आपको वेरिएशन पता चलेगा कब आपको इन इंडिकेटर्स को देखना है। जब अभी तक तो आप प्राइस देके पूरे डिसीजन निकाल रहे थे, अब आप देखेंगे मैं प्राइस से तो डिसीजन निकाल पा रहा हूँ, मैं लॉन्ग या शॉर्ट हो रहा हूँ, लेकिन इंडिकेटर मेरा वहां पे साथ नहीं दे रहा, तो इंडिकेटर के ऊपर ट्रेडिंग नहीं होती। पहली बात मैं आपको बता चुका हूँ, इंडिकेटर सिर्फ आपको इंडिकेट करने के लिए, इंडिकेटर का काम सिर्फ इतना ही है ना। तो प्राइस से बात कीजिए, प्राइस की लैंग्वेज में बात कीजिए, तब आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसी के साथ मैं अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। और ये हमारा अब तक का जो मैं समराइज कर देता हूँ एक बार, हमने वॉल्यूम्स ट्रेंड पढ़ लिए, वॉल्यूम पढ़ लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद में हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स कंप्लीट पढ़ लिए। उसके बाद में हमने इंडिकेटर का पार्ट कर लिया। इंडिकेटर खूब सारे हैं बाजार में, सॉफ्टवेयर सर्च या ढूंढने जाएंगे तो 200-300 मिल जाएंगे, ज़्यादा होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आपको 1-2 यूज करना है। जो मैं यूज करता हूँ वो मैंने अपने बताए, आप अपना कोई दूसरा भी ले सकते हैं, स्टोकेस्टिक ले सकते हैं, मनी फ्लो इंडेक्स ले सकते हैं, कमोडिटी चैनल एक्सचेंज ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। इसके अलावा जो वॉलेटिलिटी इंडिकेटर होता है, जो हमारा इंडिया के अंदर जो विक्स को रिप्रेजेंट करता है, वो एक अलग कहानी है। वॉलेटिलिटी के हमें साथ कैसे प्ले करना है, वो सारी चीज़ें अलग हैं, वो हम एडवांस के अंदर कवर करेंगे, अभी नहीं। अभी उसको आप लेंगे तो आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे, उससे पहले आपको कई तरह की अलग स्टडीज और करनी है। तो ये सारी चीज़ हो गई, इंडिकेटर हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, एक बेस खाका तैयार हो चुका है।